सो वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे बेस्ट 5 क्वेश्चन फॉर पॉलिटी फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलरेडी हम 3 पार्ट बना चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, तो आप चाहें तो 3 पार्ट देख सकते हैं। पहले वाले आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ क्या होता है, इसका मतलब क्यों इस्टेब्लिश की जाती है, मेन एसेंस क्या है? फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन के लिए और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए। देखो ऑलरेडी हमारे पास सेंटर और स्टेट मौजूद हैं, ठीक है। जब सेंटर और स्टेट मौजूद हैं तो फेडरलिज्म ऑलरेडी मौजूद है, तो फेडरलिज्म का कोई पर्पज़ बनता नहीं है। अब इसमें बात आती है कि सर जब फेडरलिज्म का मतलब बनता नहीं है तो फिर स्टेट पंचायती राज को क्यों लेकर आते हैं, सेंटर पंचायती राज को क्यों लेकर आया, ठीक है। पंचायती राज को क्यों लेकर आए? ताकि हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर सकें, जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसे डिसेंट्रलाइज कर सकें, ठीक है। तो मेन पर्पज़ है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसको आगे चल के हम बोलते हैं नीति आयोग। नीति आयोग को आने का भी यही पर्पज़ है कि भाई हमको जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसे डिसेंट्रलाइज करना है। और इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं बॉटम अप मॉडल। ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं बॉटम अप मॉडल। अब डेमोक्रेटिक क्यों? क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा, पंचायत के लोग शामिल होंगे, और पंचायत का मतलब हो गया गाँव के लोग शामिल होंगे। तो इसलिए हम इसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से इन कंपैरिजन टू अदर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज वन विच प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। तो किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो किसके लिए है? वो असल में 2 कामों के लिए है। एक तो सरकार को उसका काम बताने के लिए, और वहाँ के लोगों को राइट्स देने के लिए, अधिकार देने के लिए। तो सरकार को जब भी उसका काम बताया जाएगा तो उसे पावर दी जाएगी, और जब राइट्स दी जाएंगी तो रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। अब रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाई जाएगी? सरकार पर लगाई जाएगी। जब भी वहाँ के लोगों को अधिकार दिए जाते हैं कि आपके साथ किसी तरीके का इनइक्वालिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब सरकार आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर लिमिटेशन किसके ऊपर लगाई गई हैं? गवर्नमेंट के ऊपर लगाई गई हैं, सरकार के ऊपर लगाई गई हैं। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल्स पर नहीं होंगी, स्टेट अथॉरिटी पर होंगी। प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। हाँ, ये वाली बात सही है हमारी, जो हम अभी बात कर रहे थे। क्योंकि आप देखोगे तो हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है? नेगेटिवली वर्डिक्ट हैं। नेगेटिवली वर्डिक्ट है इन द सेंस हर जगह लिखा हुआ है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सेक्स, कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा। तो जो भी हमारी रेस्ट्रिक्शन लगी हैं वो स्टेट पर लगी हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलेंगे, हमारा ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, तो ओनली 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356। अब ये 356 क्या बोलता है? स्टेट इमरजेंसी, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर स्टेट, देन द असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। देखो, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट रूल 2 कंडीशन में लगता है। एक तो अगर कोई स्टेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रहा है तब उसमें प्रेसिडेंट अपने हाथ में पावर ले लेते हैं, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है या स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। दूसरी कंडीशन है कि सेंटर ने कोई डायरेक्शंस जारी की और जिन्हें स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही है तो सारी पावर कौन ले लेता है? पार्लियामेंट अपने हाथ में ले लेता है। पार्लियामेंट वहाँ पर रूल करना शुरू कर देता है, या प्रेसिडेंट रूल करना शुरू कर देते हैं इनडायरेक्टली। तो वहाँ की ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करें, वहाँ सस्पेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
उसे सस्पेंड कर सकते हैं कि देखो भाई तुमसे काम नहीं हो पा रहा है, तब तक हम काम संभाल लेते हैं, और जब हमें सिचुएशन नॉर्मल लगने लगेगी तब तुम्हें काम दे दिया जाएगा। तो दो कंडीशन है, या तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है या डिसॉल्व किया जा सकता है। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, आपको करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सस्पेंड तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक सस्पेंड वाला सीन तो है कि भाई ऑटोमेटिक सस्पेंड हो गया क्योंकि पार्लियामेंट ने अपने हाथ में पावर ले ली है, लेकिन डिसॉल्व वाला सीन कोई नहीं होता है। द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाई और ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी मैंने कहा शासन किसने ले लिया है, पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। अब पार्लियामेंट ऑथराइज कर सकता है प्रेसिडेंट को या किसी और को कि आप वहां पर शासन करिए, आप वहां पर रूल करिए। रूल इन द सेंस जो भी लेजिस्लेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आप संभालिए। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी इस पावर को भी डेलीगेट कर देते हैं गवर्नर के पास कि ठीक है, गवर्नर वहाँ पर शासन करते हैं, वहाँ पर पूरा कारोबार संभालते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ये काम कर पाते हैं क्योंकि पार्लियामेंट ने पावर दे रखी है। तो अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है, प्रेसिडेंट के नाम पर वहाँ शासन हो रहा होता है, इसलिए इसे प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमें सही है। ठीक है, क्या बोलता है, द पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा स्टेट में? नहीं, आर्टिकल 19 हमारा सस्पेंड होता है जब हमारी नेशनल इमरजेंसी रखती है 352 के तहत, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है अपने आप, इसके लिए अलग से कोई प्रावधान लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टेट में जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उसमें ये नहीं होता है। इवन कोई भी आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट वाला सस्पेंड नहीं होता है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट। प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं, लेकिन कब, जब पार्लियामेंट पावर दे। तो बी और डी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन डी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियरली वर्डिक्ट है। प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं, लेकिन कब, जब पार्लियामेंट उन्हें ऑथराइज करे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव। इनमें से कौन सा हमारे प्रेम्बल में नहीं दिया हुआ है? चलिए प्रेम्बल को एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिबर्टी की बात करेंगे तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ दे रखा है, लेकिन लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है, इसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, हालांकि जस्टिस की बात की गई है। अगर आप जस्टिस पूछा जाता तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों जस्टिस हमने दे रखे हैं, लेकिन लिबर्टी ऑफ थॉट ये वाला सीन अलग चलता है। तो अगर प्रेम्बल भी याद है तो भी ये हो पाएगा, बहुत समस्या वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? द प्रेम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल ड्यूटी। देखोगे तो ये सभी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे पूछा है माइंड, यानी कि वो चाबी बतानी है, वो इंडेक्स बताना है कि जिससे हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के माइंड को पढ़ सकें। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था तो ये नेहरू जी लेकर आए थे, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसमें प्रावधान थे, इसमें चीज़ें थी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के संविधान को बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक कोर प्रिंसिपल बन जाता है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आगे चल के मॉडिफाई कर दिया जाता है और प्रियम्बल बना दिया जाता है। तो ये हमारा कोर आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, कोर प्रिंसिपल इसमें थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो इस हिसाब से प्रियम्बल भी हमारा कोर आइडिया हो जाता है, कोर प्रिंसिपल हो जाते हैं। सारे एसेंस, सारी आइडियोलॉजी हमें प्रियम्बल में देखने को मिल जाती हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को न पढ़कर अगर हम सिर्फ प्रियम्बल ही पढ़ लें तब भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है और क्या कहना चाहता है। तो सही आंसर इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी द प्रियम्बल। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन इतने ही रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।